एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग क्लास 6 पार्ट 2 का। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ इसका जो आगे का पोर्शन है वो उसी में ही इंक्लूडेड है। तो अगर वो चीज़ आपने देखी होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यानी कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग ऑफ अ पिक्टोग्राफ, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ और कैसे पिक्टोग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पिक्टोग्राफ हमें पता चल गया क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पिक्टोग्राफ अगर मुझे खुद से ड्रॉ करना है, बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊँगी। सेकेंड थिंग इज़ बार ग्राफ, एक नया टॉपिक बार ग्राफ क्या होता है। फिर हम देखेंगे बार ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, सेम वे जैसे पिक्टोग्राफ को हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ क्या होता है। और फोर्थ वन इज़ ड्राइंग अ बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम ये चार टॉपिक्स डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारी क्या वैल्यू थी 22 सी की 22 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। सैटरडे को था ये मेरा 5, 10, 15, 20। अब मुझे सिर्फ 2 रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो था ये सर्कल प्लस ये जो इस तरीके से नीचे बना है ये था मेरा 1, और इसके बाद इस तरीके से जिसका एक हैंड बना हुआ ये हो गया 1, यानी कि 2। इस पूरी वैल्यू जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। सैटरडे में मेरा कितना था 22, तो 5, 10, 15, 20 और प्लस 2 22। सो इस तरीके से हमारा जो है वो हमने क्या किया कि पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे कि आपको किस तरीके से चीज़ें देखनी है। सो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को पिक्टोग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जिस तरीके से हम आंसर दे रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में, उस तरीके से हम यहाँ पे उन आंसर से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं उसे। सो अब यहाँ पे देखिए वी हैड सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट ओवर हाउ टू रिप्रेजेंट लेस देन 5 बाय पिक्चर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मुझे 5 से कम रिप्रेजेंट करना पड़ था यहाँ पे, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे मुझे इसका कुछ पोर्शन स्प्लिट करना पड़ रहा था। तो मैं बता दे रही थी कि 5 की जगह 4 को ऐसे करेंगे या 3 को ऐसे करेंगे। बट कई बार ऐसे सिम्बल्स हम चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे मुझे स्प्लिट करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सच अ सॉर्ट ऑफ स्प्लिटिंग द पिक्चर मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल इन सच केसेस व्हाट शिल वी डू। यानी कि अगर इस तरह का कोई डेटा हो तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी। लाइक ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा डेटा 5, 10, 15, 20 इवन फॉर्म में ही हो या राउंड फॉर्म में ही हो सकता है मेरा डेटा 22, 23, 24 में और मुझे उसे पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, उस वाले केस में हम देखेंगे अपना एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर दी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज्ड फॉर अ लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ अ ईयर, रिप्रेजेंट द डिटेल बाय पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब की डिटेल देखिए जो कि एक खरीदा हुआ था शुरू के 4 महीने में जो खरीदे गए बल्ब। अब मुझे इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसने डेटा दे दिया, जनवरी में 20 थे, फरवरी में 26 बल्ब थे, मार्च में 30 बल्ब थे और अप्रैल में 34 बल्ब थे। सो जैसे कि मैंने बताया पिक्टोग्राफ में हमेशा सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मैं वैल्यू ले रही हूँ उसको मैं क्या यहाँ पे लूँगी। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में ये बता दिया कि एक बल्ब जो है ना यहाँ पे, अब मैं अगर मान लीजिए मैं जो 20 बल्ब को मैं 20 बल्ब की फॉर्म में बनाऊँगी सो वो मेरा डेटा अगेन इतना बड़ा हो जाएगा, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बल्ब को 10 बल्ब से रिप्रेजेंट कर दिया कि जहाँ पे एक बल्ब दिया है वो 10 की वैल्यू शो करेगा। सो पिक्चराइजिंग फ्रॉम जनवरी टू मार्च इज़ नॉट डिफिकल्ट बट रिप्रेजेंटिंग 26 and 34। येस, जनवरी से मार्च तो हम कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20, तो एक बल्ब अगर 10 है तो मैं यहाँ पे 2 बल्ब बना दूँगी, तो मेरा जनवरी में 20 बल्ब हो जाएगा। अब फरवरी में 26 वैल्यू है तो 10 और 10 20, लेकिन 6 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी क्योंकि मेरे पास तो सीधा 10 की वैल्यू है। तो उसके लिए हाफ बल्ब करना, ये कितना हाफ करेंगे, क्योंकि अगर मैं हाफ करती हूँ तो वो क्या होगा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आई वॉन्ट हेयर 26।
ठीक है। सो इस वाले केसेस में या तो मुझे उसको राउंड फिगर में करना पड़ेगा उस डेटा को, लाइक मुझे 26 को 25 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से 34 को 35 लेना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे कि बल्ब को 10, जो एक बल्ब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको हम 5 ले लेंगे और बल्ब को आधा ड्रॉ कर देंगे। सो इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी में राउंड ऑफ 26 टू नियरेस्ट 5, और तो 25 ले लिया था मैंने और 34 को 35 ले लिया था। सो वी देन शो 2.5 बल्ब फॉर फरवरी एंड 3.5 बल्ब फॉर अप्रैल। तो इस तरीके से यही था। जनवरी और मार्च का तो परफेक्ट था। जनवरी में 20 बल्ब थे तो हमने 2 बल्ब दिखा दिए, जो कि एक बल्ब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्च में 30 बल्ब थे तो 3 बल्ब दिखा दिए। लेकिन फरवरी में 26 थे तो इसको राउंड फिगर में लिया गया जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे यहाँ पे बल्ब फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। और अप्रैल में 34 थे तो यहाँ पे हमने एक बढ़ा दिया, यानी कि 35 कर दिया और आधा बल्ब दिखा दिया। सो इस तरह की क्वेश्चन में मेरा जो डेटा बना वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना, क्योंकि जो मेरे को वैल्यू दी गई थी उसको मैंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, विच इज़ नॉट दी एक्यूरेट थिंग। सो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो स्प्लिटिंग, इससे पहले वाले केस में हम स्प्लिटिंग कर पा रहे थे, लाइक 27, 28 वैल्यू की, तो हम उस पोर्शन को कट करके डेटा को ईजिली और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे थे एक्यूरेटली। बट इस तरह का डेटा कभी भी हो तो हम उसमें इस तरह की वैल्यू नहीं लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। इस पिक्टोग्राफ को समझाने का मतलब यहाँ पे बेसिकली यही है कि अगर इस तरह का यहाँ पे कोई जहाँ पे राउंड फिगर में वैल्यूज़ ना हो या इस तरह का कोई डेटा हो, तो वहाँ पे जो हम पिक्टोग्राफ में वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह की वैल्यू लेंगे या इस तरह का पिक्चर लेंगे, जो हम इजीली शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हैं, ताकि मैं उस डेटा को एक्यूरेटली शो कर पाऊँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। ओके, सो इस तरीके से हमारा पिक्टोग्राफ का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे बार ग्राफ क्या होता है। सो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Bars of a uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them, and then the length of each bar represents the given numbers. Such method of representing data is called a bar diagram or a bar graph. So bar graph में क्या होता है कि एक सिंपल बार्स जो होते हैं, जैसे लाइक मैं बोलूँ किस चीज़ का बार है ये, तो उसी फॉर्म में हम बार फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें उसकी लेंथ जो है वो वैल्यू बताती है हमें बाद में, और इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा हिस्टोग्राम, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हिस्टोग्राम में क्या होता है, लाइक बार ग्राफ में क्या है, आपका जो है यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, जो बार्स हैं आपके, उसके बीच में स्पेस दिख रहा होगा आपको इक्वल हर बार के बीच में। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आपका स्पेस नहीं होता, वहाँ पे वैल्यूज़ जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली, ये स्पेस नहीं होगा, इसके बाद सीधा नेक्स्ट बार शुरू हो जाएगा, फिर ये बार आ जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट बार शुरू हो जाएगा, फिर उसके लिए। सो वहाँ पे क्या होता है कि बार जो होते हैं वो आपके सारे चिपके हुए रहते हैं, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता। जबकि बार ग्राफ में आपका जो है वो स्पेस होता है, वही लिखा हुआ ना, विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स। तो जो मेरी बार की लेंथ होगी, जिस तरीके से ये लेंथ है ना मेरी यहाँ पे, ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगी कि इस बार की क्या वैल्यू है। सो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसकी लेंथ जो है एप्पल जो है वो कितने लोगों को पसंद है, कहाँ पे खत्म हो रहा है बार ग्राफ, यहाँ पे 35 पे, यानी कि 35 लोगों को पसंद है। ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, कहाँ खत्म हो रहा है, 30 पे। ये येलो कहाँ पे खत्म हो रहा है, 10 पे बनाना। फिर उसके बाद कीवी जो है वो आपका कहाँ पे खत्म हो रहा है, 25 पे। उसके बाद ब्लूबेरी जो है वो 40 पे खत्म हो रहा है, और ग्रेप जो है वो सिर्फ 5 लोगों को पसंद है। सो इस तरीके से जो है वो आपको वैल्यू बता रहा है ना बार। सो दिस इज कॉल्ड दी बार ग्राफ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ, यानी कि जो मैं आपको अभी से पहले में ही समझा चुकी हूँ कि बार ग्राफ को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। कि हमें बार ग्राफ तो दे दिया, लेकिन बाई चांस मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं उस बार ग्राफ की हेल्प से उसको आंसर कैसे निकालूंगी। वो आंसर हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें बार ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, जब हम उस बार ग्राफ को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ स्कूल। ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो कि किसी स्कूल की पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हैं। अब इस बार ग्राफ को देख के हमें इस कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बार ग्राफ समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसने दे रखा है 1 यूनिट लेंथ जो है वो 10 स्टूडेंट के बराबर है। 1 यूनिट लेंथ, तो ये जो 1 यूनिट लेंथ मैं आपको बता दी, यहाँ पे ये जो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जो है ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर दूसरा यूनिट जो है वो 10 और रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना हो गया 20। फिर उसके बाद 10 और रिप्रेजेंट किया तो 30, 40, 50, 60। तो जिस तरीके से पिक्टोग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि एक चीज़ जो है वो एक यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही थी, सिमिलरली ग्राफ में भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है कि 1 यूनिट लेंथ जो है वो कितनों को
किस चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ताकि हमारा जो बड़ा डेटा है वो शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में वहाँ पे हम दिखा सकें। इसका मेनली पर्पज़ ये होता है। और नीचे जो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल में जो दिया हुआ है आपको, वो दिए दिए ईयर, यानी कि कितने साल में, यानी कि 2000 में कितने बच्चे थे, 2001 में उस क्लास में कितने बच्चे थे, 2002 में कितने बच्चे थे, 2003 में कितने बच्चे थे, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो हमें ये हमेशा रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि यहाँ जो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं वर्टिकली वो क्या चीज़ है, वो हमने मेंशन कर दी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, और जो राइट और जो हमारा हॉरिजॉन्टल में वो ईयर्स थे। सो पैराग्राफ सबको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द स्केल ऑफ द ग्राफ। तो स्केल यानी कि ये जो हमें समझाया हुआ रहता है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड द स्केल, यानी कि मैंने एक यूनिट को कितने पार्ट्स में यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द स्केल। सो द स्केल ऑफ जो है वो स्केल इज़ 1 यूनिट लेंथ, जो कि इक्वल है किसके, 10 स्टूडेंट के। सो वही हमने इसका आंसर दिया हुआ है कि स्केल जो है ग्राफ का वो ये है। सेकेंड जो है वो क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, ये हमको बताना है। सो इसके लिए हम आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2000 का ग्राफ देखते हैं। 2000 ग्राफ में कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे। फिर 2001 में कितने बच्चे आए, 40 बच्चे आए। फिर 2002 में कितने बच्चे आए, 50 बच्चे आए। फिर 2003 में यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे स्ट्रेट जाइए, कितने स्टूडेंट को शो कर रहा है ये, 60 को। सो हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे 30, 40, 50, 60, यानी कि हर साल कितने बच्चों का गैप आ रहा है, कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, 10 बच्चे। और यही पूछा हुआ है कि हर साल कितने नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं उस क्लास में। तो हमने यहाँ पे ग्राफ से देख लिया कि 10 बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 10 स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सी क्या है, इज़ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इज़ ईयर 2000, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 2003 में वो ट्वाइस है 2000 से। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में चेक करना पड़ेगा। 2000 में कितने बच्चे हैं, 30। 2003 में कितने बच्चे हो गए, 60। सो यस 30 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 हो जाएगा। सो यस थर्ड का आंसर बिल्कुल सही है कि 2003 में जो है वो ट्वाइस बच्चे हैं जितने 2000 में थे। 2000 में 20 थे तो 2003 में कितने हो गए, 60 स्टूडेंट हो गए। तो यानी कि यस आपके ट्वाइस बच्चे 2003 में थे। सो इस तरीके से हमने देखा इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पोर्शन, ड्राइंग अ बार ग्राफ। जिस तरीके से हमने देखा था कि पिक्टोग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि बार ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बार ग्राफ के बारे में 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो बार ग्राफ होता क्या है, सेकेंड हमने पढ़ा कि बार ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। सो सिमिलरली जिस तरीके से पिक्टोग्राफ में हमको पहले डेटा दे दिया जाता था, उसके बाद हमें बोला जाता था कि आप इसको ड्रॉ करिए। सो बार ग्राफ में भी यही है कि हमको यहाँ पे डेटा दे दिया जाएगा। सो मुझे मान लीजिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि नेम ऑफ द फ्रूट बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, 3, 5, 4, यानी कि बनाना जो है वो 8 बच्चों को पसंद है, ऑरेंज 3 बच्चों को पसंद है, एप्पल 5 बच्चों को पसंद है, और गुआवा 4 बच्चों को पसंद है। सो अब हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए, और साथ में यहाँ पे फिगर भी समझाई हुई है, सो दैट आप दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल। सो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इस पोर्शन को जो ऐसे फ्लैट में होता है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे लंबाई में होगा उसे हम बोलेंगे वर्टिकल। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उससे टच करते हुए। तो ये हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू ऑल। नाउ सेकेंड स्टेप, on the horizontal line we will draw bars representing each fruit, and on vertical line we will write numerals representing number of students. Okay, so horizontal line में हम bars बनाएंगे, तो मैंने bars बना दिए, बनाना का बना दिया, ऑरेंज का बना दिया, एप्पल का बना दिया, गुआवा, क्योंकि यहाँ पे 4 ही चीज़ें दी हुई थी इसलिए मैंने 4 बार बनाए विद इक्वल स्पेस, चारों बार के बीच में इक्वल स्पेस रहेगा। अब बार में किस फॉर्म में बनाऊंगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक बनाना 8 बच्चों को पसंद है तो मैं 8 के सामने तक ही बार बनाऊंगी, लेकिन मुझे उसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है कि वर्टिकल लाइन में नंबर्स लिखने हैं मुझे।
सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट लेंथ, यानी कि मैं 1 यूनिट जो लेंथ है इसको मैं कितना मान रही हूँ। लाइक इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, 1 यूनिट को 10 माना था। यहाँ पे क्योंकि मेरा ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम नंबर जो है वो मेरे 8 ही हैं, तो यानी कि मैं 10 नंबर तक इसे ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने 1 का ही, हमने 1 यूनिट लेंथ जो है वो 1 का ही लिया। हमने इसको मल्टीप्लाई करके 10 या 5 नहीं किया, क्योंकि मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मान लीजिए अगर यही वैल्यू मेरी 50 होती या 100 होती तो डेफिनेटली मुझे 1 यूनिट को जो है वो 5 लेना पड़ सकता था या फिर 10 के बराबर लेना पड़ सकता था। बट क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल ही लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल यूनिट्स में मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे बनाना 8 था तो इसलिए मैंने बार जो है वो किसके सामने तक बनाया, 8 के सामने तक बनाया। सो ये मेरा बनाना का जो है वो बार बन गया, यानी कि बनाना जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, 8 बच्चों। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लियरली ग्राफ से। अब चलते हैं ऑरेंज में। अब ऑरेंज वाला ग्राफ कितने बच्चों को पसंद है, ऑरेंज 3 बच्चों को। तो ऑरेंज हम कितने सामने लेकर आएंगे, 3 बच्चों के सामने तक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 3। एप्पल कितनों को पसंद है, 5। तो एप्पल वाला बार ग्राफ हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 5 तक, 5 के सामने तक। इसलिए 5 के सामने तक हमने ये एप्पल वाला बार ग्राफ लिया और यहाँ पे हमने इसे ख़त्म करा। नाउ गुआवा कितने बच्चों को पसंद है, 4 बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे हमने गुआवा का ग्राफ देखिए 4 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 4। तो 4 के सामने ये देखिए यहाँ पे 4 हमने सामने लिया और ये 4 पे हमने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ से हमने बार ग्राफ ये शुरू किया और इसे यहाँ पे इस तरीके से बार ग्राफ हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। सो यहाँ नीचे हमें हमेशा बताना होता है कि हम वर्टिकल जो लाइन थी उसमें हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम फ्रूट्स ले रहे हैं, तभी तो हमने यहाँ पे बार ग्राफ के अंदर फ्रूट्स लिखते हैं। सो आप चाहे तो ये फ्रूट्स जो हैं वो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, चाहे तो ये बार के अंदर भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ बनाना, यहाँ ऑरेंज, यहाँ एप्पल और यहाँ पे गुआवा। सो इस तरीके से आप नीचे भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अप्स टू यू कि आप डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपने यहाँ यूनिट लेंथ जो ली है वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप 1 यूनिट लेंथ जो है वो 1 स्टूडेंट के बराबर मानेंगे। आप इसको 2 स्टूडेंट के बराबर ही मान सकते थे, 3 के भी। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और मेरा डेटा जो था वो यहाँ पे राउंड फिगर में भी नहीं था, 3 4 5 इस तरीके से था, तो उसके लिए मुझे 1 यूनिट का डेटा लेना जो है वो ज़्यादा, यूनिट लेनी जो है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, ताकि मेरा ग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छा और बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो इसलिए हमने ये वैल्यूज़ दी। सो ये मैंने आपको पहले समझा दिया यहाँ पे। सो यही इसने स्टेप्स दिए हुए हैं। Let us choose a scale. It means we first decide how many students will be represented by a unit length of bar. यानी कि 1 यूनिट ऑफ बार में जो मैंने आपको समझाया कि 1 यूनिट बार में कितने बच्चों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 स्टूडेंट को लिया। सो हेयर वी टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट ओनली। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 यूनिट लेंथ जो है वो 1 स्टूडेंट के लिए हम लेंगे यहाँ पे। और 5th में क्या है, वी गेट अ बार ग्राफ एंड शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। सो इस तरीके से हमको फाइनल जो है वो बार ग्राफ मिल जाएगा आपके सारे की सारी चीज़ों को देख के। सो इस तरीके से हमने इस स्लाइड में देखा कि हम बार ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि बार ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको डेटा की फॉर्म में देख। सो आज के मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने यहाँ पे पढ़ा पिक्टोग्राफ कैसे करते हैं, आपका ड्रॉ कैसे करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ की डेफिनेशन जानी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बार ग्राफ अगर दिया हुआ है तो मैं उसके फॉर्म हेल्प से आंसर कैसे निकालूंगी। फिर हमने देखा कि भाई बार ग्राफ को हमें आंसर्स तो निकाल दिए, अब मुझे अगर खुद बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, उसकी क्या क्या छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। सो लास्ट हमने देखा कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो आज छोटी छोटी हमने 3-4 चीज़ें देखी, यहाँ पे समझी। सो आज इस टॉपिक से और इस प्रेजेंटेशन से हमारा जो है वो डेटा हैंडलिंग क्लास 6th का चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश हुआ सेकेंड पार्ट में। और आप ज़रूर से फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए क्योंकि वही कंटिन्यूशन में आगे सेकेंड है, और दोनों पार्ट को अगर साथ में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो यू कैन राइट टू मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। आई विल definitely help you in this, and if you like this video then please like this, please press the like button, and then if you haven't subscribed this channel तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।